आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है। ओके, बेसिकली हाईवे, इसका मेजर पार्ट हाईवे इंजीनियरिंग में आता है। ठीक है, प्लस एयरपोर्ट एंड रेलवे। ओके, और भी कई सारे टॉपिक्स है जैसे डॉक हार्बर वगैरह, ये सब गेट के सिलेबस में नहीं है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में सिर्फ ये तीन आते हैं, हाईवे, एयरपोर्ट एंड रेलवे। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके वेटेज का बात कर लेते हैं। ओके, वेटेज तो लास्ट 5 to 6 ईयर में हम लोग अगर देखें, लास्ट 5 to 6 14 से 19-20 तक अगर हम लोग देखें तो मिनिमम 6 मार्क्स का रहा है और मैक्सिमम 11-12 तक गया है। तो अगर एवरेजली हम लोग देखें तो नहीं भी तो 8 से 10 मार्क्स का ये ट्रांसपोर्टेशन पूछा जाता है, 8 से 10 मार्क्स का। ओके, अगर ये सब्जेक्ट्स में देखा जाए तो ये 3rd नंबर पे आता है। सबसे पहला आता है सॉइल, जो कि अराउंड 12 to 15 नंबर का पूछा जाता है। इन्वायरमेंट 10 से 12 का पूछा जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन, ओके, ट्रांसपोर्टेशन जो वो 3rd नंबर पे आता है, 3rd टॉप में आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से एक है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो ये तो हुआ वेटेज का बात। अब हम लोग आते हैं सिलेबस की तरफ। ठीक है, तो सिलेबस में इस साल कुछ चेंज आई है। चेंज, पुराना सिलेबस ये था ओल्ड, ये है न्यू। न्यू में ये कुछ नया ऐड हुआ है, बाकी सब सेम ही रहा है लगभग। काफ़ी थ्योरी पोर्शंस हटा दी गई हैं। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग सर्वे, डिजाइन ऑफ यूटिमिनस पेमेंट मिक्सेस, डिस्ट्रेस इन कंक्रीट पेमेंट, डिले एंड ओडी स्टडी वगैरह वगैरह, पार्किंग, लेवल ऑफ सर्विस, ओके, कंट्रोल डिवाइसेस, ये सब हटा दी गई हैं। ठीक है, और कुछ एक नया टॉपिक ऐड किया गया है जैसे डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमस पेवमेंट, पेविंग मिक्सेस। ओके, तो ये है, ये नया वाला सिलेबस है, न्यू सिलेबस दिस इज। ओके, ज्योमेट्रिक डिजाइन, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, साइट डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, फिर ये रेलवे का पोर्शन, फिर ये एयरपोर्ट का पोर्शन है, ओके, सेम रहा है। फिर ये हाईवे पेमेंट लगभग सेम ही है, और ये ट्रैफिक। तो हम लोग अच्छे से ये काफ़ी करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे थोड़ा। ओके, अगले टॉपिक से हम लोग ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से चालू हो जाएंगे अगले लेक्चर से, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो इंट्रो आएगा। ठीक है, उसके बाद जियोमेट्रिक डिज़ाइन आएगा। ठीक है, उसके बाद जियोमेट्रिक डिज़ाइन का लेक्चर आएगा। उसके बाद ट्रैफिक का आएगा लेक्चर। उसके बाद हाईवे मटेरियल। ठीक है, पेवमेंट डिज़ाइन, उसके बाद पेवमेंट डिज़ाइन एंड हाईवे मेंटेनेंस। ओके, उसके बाद रेलवे देखेंगे। रेलवे का बस हम लोग ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पार्ट देखेंगे क्योंकि वही सिलेबस में है, अदरवाइज सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और
एयरपोर्ट, इसका भी बस हम लोग ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ही देखेंगे। बेसिकली ज्योमेट्रिक डिज़ाइन मीन्स रनवे का लेंथ, टैक्सीवे वगैरह। ओके, बस 2 ही 3 टॉपिक है इसमें, वही सिर्फ देखेंगे। और रेलवे में सिर्फ 1-2 टॉपिक है, वही देखेंगे। अब बाकी ये सब रिमेनिंग पे लेक्चर्स आएंगे। ओके ठीक है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन चालू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से थोड़ा शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जब रोड बनना हुआ, तो उस समय जो रोड बनते थे वो रोमन रोड्स कहलाते थे। ओके, रोमन रोड वो कुछ इस तरह के होते थे। ओके, ये क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा है आपको, ठीक है। तो ये पार्ट जो है बेसिकली ये एक पत्थर यहाँ दिया जाता था बड़ा सा। ओके, उसके बाद फिर नीचे में लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स दिए जाते थे, ठीक है। उसके बाद ब्रोकन स्टोन्स दिए जाते थे। उसके बाद ब्रोकन स्टोन्स विथ लाइम्स दिए जाते थे, ठीक है। एक लेयर ब्रोकन स्टोन्स विथ लाइम, लाइम के साथ। फिर फाइनली ऊपर में हम लोग प्लेन स्टोन एक देते थे। ओके, तो ये प्लेन स्टोन हुआ। फिर ये स्टोन विथ लाइम, ब्रोकन स्टोन विथ लाइम, फिर ये ब्रोकन स्टोन, ठीक है। और ये लार्ज फाउंडेशन स्टोन, ठीक है। और ये बड़ा सा एक और स्टोन दिया जाता था। तो ये तो सबसे पहला मेथड था, मतलब सबसे पहला रोड जो बनना स्टार्ट हुआ था उसका रोमन रोड नाम था। तो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। ड्रॉबैक्स ही थे बेसिकली, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ड्रॉबैक्स ही थे। तो सबसे पहला था नो ड्रेनेज सिस्टम। तो कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। बेसिकली जब भी पानी पड़ता था तो वो रोड के अंदर सीप कर जाता था। ओके, और फिर आगे रोड को ख़राब कर देता था। लेकिन आजकल के जो रोड होते हैं वो कुछ स्लोप्ड होते हैं ताकि पानी पड़ने पे, और यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल चैनल टाइप का दिया रहता है ताकि वे आके इसमें कलेक्ट हो जाए और फिर ये पास हो जाए। ओके, रोड को ख़राब ना करे। तो उस समय का सबसे बड़ा खराबी यह था रोमन रोड का कि वहाँ पे मतलब नो ड्रेनेज सिस्टम, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था उसमें। फिर नो क्रॉस स्लोप, ठीक है। ये जो स्लोप का बात किया वो क्रॉस स्लोप कहलाता है। आजकल के रोड में क्रॉस स्लोप आते हैं लेकिन उस समय नहीं आता था, उस समय सीधा प्लेन रहता था जिसके कारण से पानी पड़ के यहाँ पे जमा हो जाता था। ओके, कलेक्ट कर जाता था और रोड फिर खराब हो जाता था। फिर तीसरा जो ड्रॉबैक था वो था लार्ज फाउंडेशन स्टोन एट बॉटम। ओके, लार्ज फाउंडेशन स्टोन। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे ये ड्रॉबैक क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म देख लेते हैं लोड ट्रांसफ़र का। सपोज ये व्हीकल के टायर्स हैं, ठीक है। तो लोड जब भी ट्रांसफ़र होता है वो कुछ इस तरह ट्रांसफ़र होता है। ओके, कुछ इस तरह ट्रांसफ़र होता है। तो ये लोड सपोज P है, ये भी P है लोड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कम एरिया होता है, यहाँ भी सबसे कम एरिया होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग नीचे बढ़ते जाते हैं
तो लोड तो कांस्टेंट ही है, पी जो पास हो रहा है नीचे तक, लेकिन एरिया बढ़ते जा रहा है, इसका ट्रांसमिशन एरिया बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, तो स्ट्रेस हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेस घटते जा रहा है। ठीक है, और फाउंडेशन स्टोन देने का इसलिए कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जो सबसे टफ मटेरियल रहता है उसको हम लोगों को ऊपर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे टफनेस मटेरियल का आपका घट रहा है, ठीक है, स्ट्रेंथ घट रहा है, वैसे वैसे आप नीचे उसे देते जाओगे। तो ये आपका जो फाउंडेशन स्टोन है वो सबसे टफेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, तो इसको ऊपर देना था, लेकिन हम लोग इसको नीचे यूज़ कर रहे थे। ठीक है, इसलिए ये ड्रॉबैक है, क्योंकि यहाँ पे इसका सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि स्ट्रेस नीचे पहुँचते पहुँचते तक बहुत कम हो जाता था। ठीक है, इसलिए फाउंडेशन स्टोन का कोई काम नहीं था। ओके, तो आजकल हम लोग ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं। स्ट्रेस नीचे जाके कम हो जा रहा है, इसलिए नीचे में उतना स्ट्रांग नहीं हम लोग इस्तेमाल करते जितना सबसे ऊपर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तो था ड्रॉबैक। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट रोड की तरफ, जो कि है ट्रेसा गुएट कंस्ट्रक्शन। उसके बाद जो मेथडोलॉजी आई रोड कंस्ट्रक्शन की वो कहलाता था ट्रेसा गुएट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसमें हम लोग ड्रेनेज की प्रॉब्लम को दूर की है। ठीक है, ड्रेनेज प्रॉब्लम एलिमिनेटेड। ठीक है, हम लोग क्या किए, हम लोग सीधा यहाँ पे एक इस तरह का चैनल बना दिए इस मेथडोलॉजी में। इस समय जब ट्रेसा गुएट कंस्ट्रक्शन चालू हुआ तो हम लोग सिंपल सा एक रोड के किनारे एक चैनल देने लगे। ठीक है, जिससे कि वाटर पास हो जाए और रोड को ख़राब ना करे। ठीक है, फिर तीसरा आया टेलफोर्ड। ठीक है, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। तो इसमें हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग सिंपली क्रॉस स्लोप दे दिए, क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड। क्रॉस स्लोप वही जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था थोड़ा देर पहले, ये वाला चीज़ जो कि आजकल दिया जाता है, पहले नहीं दिया जाता, वो टेलफोर्ड में इंट्रोड्यूस किया गया क्रॉस स्लोप। तो आप लोग देखते जा रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे हर एक रोमन रोड्स के ड्रॉबैक्स कैसे कैसे धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। सबसे पहले ड्रेनेज, नो ड्रेनेज सिस्टम का जो ड्रॉबैक था उसको गायब किया गया ट्रेसा गुएट कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद क्रॉस स्लोप वाला प्रॉब्लम गायब किया गया टेलफोर्ड में। ओके, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन में क्रॉस स्लोप दिया गया तो वो ड्रॉबैक हटा। अब लास्ट, सबसे लास्ट में जो आया वो था मैकडम, मैकडम कंस्ट्रक्शन। तो मैकडम कंस्ट्रक्शन में थर्ड ड्रॉबैक दूर किया गया जो कि था लार्ज फाउंडेशन स्टोन रिमूव्ड। ठीक है, जॉन मैकडम जो थे उन्होंने सजेस्ट किया कि स्टोन्स के जगह आप लोग सॉइल ही यूज़ कीजिए। ओके, ये जो स्टोन्स हैं इनके जगह सॉइल ही यूज़ कीजिए, ऐसा जॉन मैकडम ने सजेस्ट किया था, जिसको हम लोगों ने बखूबी माना। ठीक है, इस थ्योरी की वजह से, क्योंकि स्ट्रेस नीचे घटते जाता है, इसलिए लार्ज बोल्डर देने का कोई ज़रूरत नहीं है, लार्ज स्टोन फाउंडेशन स्टोन देने का कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधी सॉइल दीजिए, ऐसा जॉन मैकडम ने सजेस्ट किया। ओके, और हम लोग ये फॉलो करने लगे, जो फाइनल ड्राइंग जो बनता है मैकडम का, ये आपका छोटा सा चैनल हुआ। ओके, ये क्रॉस स्लोप हुआ और रोड जो थे उनके 4 पार्ट बना दिए गए। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट था सरफेस। ठीक है, जो कि विटमेन का बना रहता है। उसके बाद बेस,
ठीक है, सब बेस और सब ग्रेड। ठीक है, सब ग्रेड याद रखना है, सबसे लोएस्ट पार्ट को बोला जाता है सब ग्रेड। ठीक है, ग्रुप इंडेक्स मेथड जो आप लोग सॉइल में पढ़ते हैं, ओके, और या तो यहाँ भी पढ़ेंगे, वो सब ग्रेड के लिए होता है। ओके, तो सबसे नीचे वाला पार्ट को हम लोग सब ग्रेड बोलते हैं, इसके ऊपर वाले पार्ट को सब बेस, सेकेंड वाले को बेस और इस वाले को सरफेस। ओके, ये वाटर के ड्रेनेज के लिए चैनल दिया हुआ है, यहाँ पे क्रॉस स्लोप दिया गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह मैकडम ने रोमन रोड्स के तीनों ड्रॉबैक्स को दूर किया। ओके, तो ये तो था हिस्ट्री थोड़ा, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स के बारे में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 20-year रोड प्लान। 20-year रोड प्लान। जब शुरुआत में, जब आज़ादी से पहले जब हाईवे प्लानिंग का वर्क स्टार्ट किया, तो एक जैकर कमेटी था। ठीक है, जैकर कमेटी बना, जिन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ज़्यादा फोकस किया, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे ज़्यादा स्ट्रेस आउट किया। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे ज़्यादा फोकस किया, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट यही हुआ कि इन्होंने बोला कि 20-year रोड प्लान अब से बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद अभी तक तीन रोड प्लान आए हैं। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला तो है फर्स्ट 20-year प्लान। ओके, फिर सेकेंड है सेकेंड 20-year प्लान। फिर थर्ड है 20-year प्लान। इसका हम लोग टेबल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला तो नेम इनका, तो इसे हम लोग बोलते हैं नागपुर प्लान। ओके, नागपुर, ये नागपुर में हुआ था। ठीक है, उसके बाद बॉम्बे। ठीक है, इसको बॉम्बे प्लान भी बोलते हैं। उसके बाद लखनऊ प्लान, लखनऊ प्लान। तो हम लोग को इन लोगों को याद रखना है, उसके लिए हम लोग ऐसे याद करेंगे, NBL। ठीक है, NBL याद रखेंगे, नागपुर बॉम्बे। इससे आप लोग चाहे तो कुछ सेंटेंस भी बना ले NBL से। ठीक है, NBL नागपुर बॉम्बे लखनऊ। ओके, नाउ ड्यूरेशन देखते हैं, कब से कब तक के लिए था ये प्लान। ड्यूरेशन था 1943, आज़ादी से पहले, और ये 1963 तक चला। उसके बाद 1961 से 1981 तक के लिए था ये प्लान। उसके बाद 1981 से 2001 तक के लिए था। फोर्थ नहीं आया है अभी तक कुछ भी हम लोग। ओके, हम लोगों को फोर्थ प्लान अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद देखते हैं हम लोग पैटर्न। तो पैटर्न जो फॉलो किया गया था वो था स्टार एंड ग्रिड। ओके, इसमें कुछ खास बोला नहीं गया, इसमें भी कुछ खास बोला नहीं गया, इसका मतलब स्टार और ग्रिड ही फॉलो हुआ। ओके, उसके बाद रोड डेंसिटी, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना होगा। रोड डेंसिटी, रोड डेंसिटी दिया गया 16 किलोमीटर
पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, 16 किलोमीटर का बनना चाहिए 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए। ठीक है, इसमें वही चीज़ 32 किलोमीटर रहा। ठीक है, पर हंड्रेड किलोमीटर स्क्वायर, और इसमें ये चीज़ 82 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अभी तक हम लोग 82 ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब देखें तो एक स्क्वायर एरिया है, मान लेते हैं 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर, तो इसमें जो रोड बनना है वो 82 किलोमीटर का बनेगा। ओके, 82 किलोमीटर का। ओके, इस एरिया में बनना ही है। ठीक है, 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर एरिया में 82 किलोमीटर का रोड बनना है, ऐसा प्रपोज किया गया था। ठीक है, फॉलो होता है नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन ऐसा प्रपोज किया गया है। ओके, एक्सप्रेस हाईवे का लेंथ सजेस्ट किया गया। ठीक है, तो पहले प्लान में तो कुछ सजेशन नहीं था 16, उसके बाद सेकंड प्लान में 1600 किलोमीटर का सजेशन दिया गया एक्सप्रेस हाईवे के लिए, और अभी 2000 किलोमीटर कर दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो उस समय हम लोगों को दिया गया वो कुछ इस तरह था। सबसे पहला तो NH था, उसके बाद SS था, उसके बाद MDR था। ठीक है, उसके बाद VR था। ठीक है, ये नेशनल हाईवे, ये स्टेट हाईवे, ये मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ये स्मॉल डिस्ट्रिक्ट रोड, और ये विलेज रोड। तो ये 5 क्लासिफिकेशंस दिया गया। तो सेकेंड में भी सेम चला, सेम जो कि ये है। ओके, थर्ड में थोड़ा क्लासिफिकेशन बदला गया। थर्ड में हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और रूरल। ओके, प्राइमरी, तो इसमें हम लोग एक्सप्रेस हाईवे प्लस NH को डालें। ठीक है, फिर सेकेंडरी हुआ, इसमें स्टेट हाईवे प्लस MDR को डालें। थर्ड, फिर रूरल रोड का क्लासिफिकेशन दिया गया। ठीक है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड प्लस विलेज रोड डाला गया। ठीक है, तो इन पांचों को इन तीनों में क्लासिफाई कर दिया गया, डाल दिया गया। ठीक है, लेटेस्ट जो प्लान है उसमें, तो ये तो था 20 ईयर प्लान। ओके, अब देखते हैं लेंथ ऑफ रोड एज पर थर्ड प्लान। ठीक है, लेंथ ऑफ रोड एज पर थर्ड प्लान। तो ये जो स्पेशली गेट की तैयारी जो कर रहे हैं वे इस टॉपिक को स्किप कर दें, अदरवाइज थोड़ा देख लें। ये पूछा जाता है, गेट में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है, अदर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो टोटल लेंथ, सबसे पहले तो टोटल लेंथ जो भी दिया गया वो था मैक्स ऑफ 4.74 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज। ठीक है, और दूसरा था
एरिया इंटू रोड डेंसिटी, ठीक है। तो ये जो कि है आपका 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये आपका रोड डेंसिटी है जो हमें इसको फॉलो करना है। नाउ लेंथ ऑफ NH, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, तो ये सिंपली एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर बाय, हम लोगों को यहाँ 50 कर देना है, ओके। एरिया जो भी है किलोमीटर स्क्वायर में बाय 50 कर देने से लेंथ ऑफ NH हम लोगों को मिल जाएगा। अब लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे, इसके लिए सबसे पहले दो कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। सबसे पहला एरिया किलोमीटर स्क्वायर में बाय 25, नेक्स्ट है (62.5) इंटू नंबर ऑफ टाउन, ठीक है। यहाँ विलेज और टाउन दोनों, इसलिए ये कोफिशिएंट कम है। यहाँ सिर्फ टाउन है, इसीलिए 62.5 बहुत ज़्यादा कोफिशिएंट लिया गया है, क्योंकि नंबर्स ऑफ विलेज बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि टाउन्स कम होते हैं एज कंपेयर टू विलेज, ओके, ठीक है। माइनस NH का लेंथ, ठीक है, जो ये लेंथ आया इसमें माइनस कर देंगे, ओके। और इसका मैक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेंथ ऑफ SH स्टेट हाईवे। नाउ लेंथ ऑफ MDR, लेंथ ऑफ MDR ये हो जाएगा मैक्स ऑफ एरिया बाय एरिया यही बाय 12.5, ओके, और 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स, ठीक है। तो ये तो था फॉर्मूला। अगर गेट की तैयारी सिर्फ और सिर्फ गेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप स्किप कर दें, अदरवाइज देख लें, ठीक है। ये तो था लेंथ ऑफ रोड्स एज पर थर्ड प्लान। अब हम लोग आते हैं इंजीनियरिंग सर्वे की तरफ, ठीक है। रोड बनने से पहले जो इंजीनियरिंग सर्वे किया जाता है, किस तरह किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो देख लेते हैं। फॉर हाईवे अलाइनमेंट, गेट में इस बार ये टॉपिक हटा दिया गया है, 2020 तक ये टॉपिक था, इस बार ये हटा दिया गया है, तो चाहे तो इसको भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन ज़रा सा हम लोग बस ओवरव्यू ले लेते हैं, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो कोई भी हाईवे अलाइनमेंट को फाइनलाइज करने से पहले ये स्टेजेस हम लोग फॉलो करते हैं, ये स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं कोई भी हाईवे अलाइनमेंट को फाइनलाइज करने से पहले, ओके। तो 4 स्टेजेस को हम लोग फॉलो करते हैं फाइनलाइज करने से पहले। पहला है मैप स्टडी, ओके। तो सबसे पहले तो है मैप स्टडी। तो इसमें हम लोग ऐसा रूट चुनते हैं जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस हो और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एरिया, ठीक है। नो ऑब्स्ट्रक्शन मतलब लेस, ओके, लेस ऑब्स्ट्रक्शन और मैक्स यूटिलाइजेशन एरिया। यूटिलाइजेशन एरिया का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस रूट को यूज कर सके, ओके। जैसे 2 रूट है, ठीक है, और पॉपुलेशन इस तरफ ज़्यादा है, तो ये रोड विथ मैक्स यूटिलाइजेशन एरिया होगा, ठीक है। और मैप स्टडी में हम लोग टोपोग्राफिकल मैप और कंटूर मैप को देखते हैं, फॉलो करते हैं, ओके। तो ये जो मैप स्टडी होता है जनरली ऑफिस वर्क होता है, ओके। अब उसके बाद आता है रेकोनाइसेंस, ठीक है। सर्वेइंग का दूसरा वर्ड है रेकोनाइसेंस, एक तरह से मतलब है सर्वेइंग का, एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग साइट पे जाके करते हैं, ठीक है, रेकोनाइसेंस।
ठीक है। इसमें हम लोग वी चेक फिजिबिलिटी, फिजिबल है या नहीं ये प्रोजेक्ट, ये जो रूट हमने चूज़ किया ये फिजिबल तो है, कहीं बीच में खाई नहीं आ जा रही है, ओके, कहीं कुछ नहीं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी कमज़ोर तो नहीं है वहाँ का, या ऐसा कुछ हम लोग फिजिबिलिटी को चेक करते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा कोई फीचर तो नहीं जिसमें जो मैप पे अवेलेबल ना हो, ओके। तो ये सब हम लोग रिकॉग्नाइजेंस में करते हैं, ये हम लोग साइट पे जाके करते हैं, ठीक है। फिर थर्ड स्टेज में हम लोग एक स्टेप और ऊपर बढ़ते हैं जिसका नाम है प्रिलिमिनरी सर्वे, ठीक है। तो इसमें हम लोग इंजीनियरिंग एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग एस्पेक्ट बोले तो हाईवे स्टडी और ड्रेनेज स्टडी, ठीक है। और बहुत सारे स्टडी होते हैं, बेसिकली हाईवे स्टडी एंड ड्रेनेज स्टडी। हाईवे इन द सेंस कितना ट्रैफिक जाएगा आने वाले समय में, कितना उम्मीद है, ठीक है। तो कितना अभी 2 लेन की ज़रूरत है या 4 लेन की ज़रूरत है, ये सब आगे आपके इंजीनियरिंग एस्पेक्ट में ट्रैफिक स्टडी को फॉलो करके फिर ड्रेनेज स्टडी हो गया, ठीक है। जितने भी तरह के ऑल सॉर्ट ऑफ स्टडीज एंड सर्वे आर डन हियर, ठीक है। फिर फाइनल होता है डिटेल सर्वे, ठीक है। डिटेल सर्वे में प्लानिंग, डिजाइनिंग, मटेरियल एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन, ठीक है। इन 3 स्टेप्स में अभी तक पैसा का बात नहीं आया था, लेकिन 4th स्टेप में हम लोग कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। मेनली ये स्टेप में हम लोग कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं, और देन डीपीआर हम लोग बनाते हैं। डीपीआर बोला जाए तो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। इट इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ एग्जीक्यूशन, कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं उसका ब्लूप्रिंट है डीपीआर, ठीक है। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ओके। ये हम लोग सिविल से जुड़े हुए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। डीपीआर का मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है। ये क्या होता है? ये होता है ब्लूप्रिंट ऑफ एग्जीक्यूशन। और भी बहुत सारे होते चीज़ें होती है, ठीक है, लेकिन इसको अभी याद रखें, ब्लूप्रिंट ऑफ एग्जीक्यूशन है ये, ठीक है। तो ये तो था इंजीनियरिंग सर्वे, काफ़ी ब्रीफली हम काफ़ी मतलब स्मॉल अमाउंट में पढ़ा, ठीक है, हम लोगों ने इसे, क्योंकि ये सिलेबस से हट गया है एक्चुअली में गेट का, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्शन के लिए और या तो इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही है जो कि इम्पोर्टेंट है। बेसिकली इम्पोर्टेंट ये है 20 ईयर प्लान, ओके। और ये थोड़ा बहुत, ठीक है। हिस्ट्री में बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है, ऑर्डर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो रोमन, ट्रेसागुएट, टेलफोर्ड, मैकडम, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है? RTTM, ओके, RTTM। इससे आप लोग कोई सेंटेंस बना ले RTTM से, ठीक है। तो इतना ही था इंट्रोडक्शन में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए।